Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator नियति पौड़. Guys, इस पर्टिकुलर एंटायर लेक्चर सीरीज में हम देख रहे थे कंप्लीट पॉलिटी एनसीईआरटीज का जिस्ट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 और अभी तक हमने क्लास 8 तक कवर करा है. सो ये पर्टिकुलर लेसन में हम उससे आगे बढ़ेंगे. वी विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर. एंड बिफोर वी स्टार्ट अप विद एक्चुअल लेक्चर, लेट मी टेल यू ऑल, आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो इस एंटायर लेक्चर सीरीज के, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगर आप किसी वजह से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं इस लिंक या फिर लिंक नहीं वर्क हो रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स, फिर आप अपने टेलीग्राम अकाउंट पे जाके सर्च बार में अगर आप सिंपल कंसेप्ट यूपीएससी डाल के अगर आप सर्च करोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आवर ग्रुप. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर. तो गाइस, हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से लॉज जो हमारे पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर जो बनाते हैं वो स्मॉल ईच एंड एवरी पर्सन को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं. हाउ जो लॉज होते हैं एंटायरली उनका फ्रेमिंग कैसा होता है. वी वर लुकिंग इनटू दैट. सो लेट्स कंटिन्यू. One also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in the large city. This means their means of livelihood. Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will become controversial and leads to conflict. People who think that law is not fair and can approach the court to decide on this issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. So इस entire मैंने पूरा का पूरा sentences यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि most of the लोग suppose वो अगर हमारे videos नहीं देख पाते, then at least they can join our telegram group और उनको PDF directly वहाँ से मिलेंगे और उनको फिर notes format में अगर मैं लिखूंगी so they won't be able to relate to it. इसलिए मैंने ये पूरे complete sentences लिखे हैं. तो इस एंटायर जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है उसका मतलब ये है कि अगर स्मॉलर से स्मॉलर जो भी लोग होते हैं इंडिविजुअल को, अगर कोई लॉ अगर उनको ऐसा लगता है कि वो बायस्ड है या फिर उनके लिए वो अच्छा नहीं है, देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अप्रोच टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट. अगर उनको लगे कि उनके फंडामेंटल लॉज का अगर वायलेशन होता है गवर्नमेंट ने किए गए इन कानूनों की वजह से, देन द सुप्रीम कोर्ट डू एंटरटेन द केसेस. ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट फील्स कि अगर ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं एडर करता तो फिर द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून फिर बनाता है कि द गवर्नमेंट ऑट टू स्क्रैप दैट लॉ एंड कम अप विथ न्यू लेजिस्लेशंस. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोला था कि हमारे इंडिया में एंटायर कंट्री में कोई भी पोजीशन सुपीरियर नहीं है, बट हम कानून को सुपीरियर रखते हैं या फिर एक ऐसी किताब, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एट हाईएस्ट पॉइंट पे रखते हैं. और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मिसयूज ना हो पावर का. जो पावर्स दिए जाते हैं हमारे हायर अथॉरिटीज को उनके थ्रू. हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब जैसे कि मैंने कहा था कि जुडिशरी को इतनी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं. अब देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन दिस एंटायर डेमोक्रेसी. सो जुडिशरी इज बेसिकली देयर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अब बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि द कोर्ट इज मेंट टू डू जस्टिस. यस, आई वुड से दैट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई can clearly say that the Supreme Court or any courts for that matter are not there for making justice. They are there for dispute resolution. At the same time, जब dispute resolve हो जाता है, this is the brutal truth by the way, कि जब dispute resolve हो जाता है तब हो सकता है कि justice हो सकता है कि justice ना हो, but the main part is dispute resolution. So dispute resolution in the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between the citizens and the government, or between the two states of गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है आज तक की, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर अगर कोई भी सिटीजन हो उसको किसी भी सरकार ने किसी भी कानून कोई बनाया हो, अगर उनको वो सहमत ना हो तो दे कैन वेरी वेल गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट डज दिस. दे आर बेसिकली सिटिंग देयर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ कि एक एसेंशियल फीचर जैसा है, वेरिन एज
the final interpreter of the constitution. The judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the government if it believes that these are the violations of the basic structure of the constitution. This is called as judicial review. मतलब होता यह है कि अगर कोई कानून ऐसा पास हुआ है जो कि सिटीजन्स को लगे कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स को अगर हनन करता है उनका, देन दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देन उनकी बेंच बैठती है, ऑड नंबर ऑफ जजेस की बेंचेस बैठती है, जैसे कि 3 या फिर 5 या फिर 7, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये कानून सही है या फिर गलत है, वेदर इट इज वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट्स. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू लुक इनटू दैट लॉ जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, एंड देन दे हैव टू एडिट, उनको कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं इन देयर लॉज. सो अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक role of the judiciary, I would say. Also, dispute resolution and judicial review comes as part and parcel of their entire system. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल ये आता है कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम दूर दराज के इलाके के जो लोग होते हैं उनको कोर्ट का एक्सेस ही नहीं होता. फॉरगेट अबाउट सुप्रीम कोर्ट, बट नॉर्मल जो उनके कोर्ट्स होते हैं, ट्रायल कोर्ट आप कह सकते हो, उनके पास भी जाने का एक्सेस नहीं होता या फिर उनको नॉलेज नहीं होती. दे फील कि हाँ भाई कोर्ट्स के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा या फिर एडवोकेट्स हायर करने में, बट ऐसा नहीं होता. हर कोर्ट में देर इज दिस सिस्टम इन आवर इंडियन जुडिशरी कि अगर आप एडवोकेट्स या फिर आप जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है उनको आप अफोर्ड अगर नहीं कर सकते, देन गवर्नमेंट गिव्स यू, आपको एक एडवोकेट देता है जो आपके साइड से वो केस लड़ लेते हैं. देर इज दिस थिंग कॉल्ड एज लीगल एड सोसाइटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट या फिर एवरी जो तालुकाज होते हैं वहाँ पे लीगल एड सोसाइटी होती है जो आपको फ्री लीगल एडवाइस देने के लिए मतलब मौजूद होती है. द गवर्नमेंट हैज मेड दिस प्रोविजन. ऑल्सो जो लॉ इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे आर मतलब उनको बताया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हर इलाके में आप लीगल एड सोसाइटी एस्टैब्लिश करो. जो कि बडिंग लॉयर्स होते हैं, वुड बी फ्यूचर लॉयर्स, वो बनाते हैं ऐसे लीगल एड सोसाइटीज. और जो सिटीजन्स होते हैं दे कैन अप्रोच टू दिस लीगल एड सोसाइटीज, एंड अगर उनको कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो देन दीज एड सोसाइटीज हेल्प देम, उनको अच्छे से लीगल एड वो प्रोवाइड करते हैं. फर्दर देर आर 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, सिविल एंड क्रिमिनल. तो विदाउट गोइंग इनटू द एंटायर लीगल कंसेप्ट, हम इन डेप्थ ना जाते हुए अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सिविल एंड क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होता है, तो सिविल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के केसेस हो गए या फिर मोटर व्हीकल एक्ट से लेकर केसेस हो गए, या फिर इनको बेसिकली कहते हैं कि टॉर्शियस एक्टिविटीज, जैसे कि आप किसी को डिफेम कर रहे हो. तो खैर डिफेमेशन तो खैर सिविल केस में भी आते हैं, क्रिमिनल केसेस में भी आते हैं. बट अगेन अगर आपके किसी राइट्स का, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी में कोई एंटर हो गया हो, तो आप उसको सिविल केसेस में आप जा सकते हो, वो इट कम्स इनटू द सिविल थिंग. क्रिमिनल जैसे कि आप जानते हो मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे केसेस में आप क्रिमिनल केसेस कहते हो. एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स आर, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो सिविल केसेस होते हैं उनमें पुलिस का इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, वेरेज व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल केसेस पुलिस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिख जाता है आपको. फिर आप ऐसे भी वर्ड्स सुनेंगे FIR वगैरह, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इस तरह के वर्ड्स, यानी कि डिफेंस लॉयर्स वगैरह, दे आर इन्वॉल्व इन दिस क्रिमिनल सिस्टम. सो द सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको ऊपर से बताया है, वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ, ऑफकोर्स आगे आने वाले स्लाइड्स में हम जाएंगे. So the Supreme Court in early 1980s devised a mechanism of public interest litigation, जिसको कहते हैं हम PIL, to increase the access to justice. It allowed any individual or organization to file a public interest litigation in the High Court or Supreme Court on behalf of those rights were being violated. The legal process were greatly simplified, and even a letter or telegram address to the Supreme Court or the High Court could be treated as an PIL. तो इस पर्टिकुलर एंटायर PIL सिस्टम में हमारे इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है जिनका नाम है MC मेहता, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द PILs हमारे इंडिया में फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि हो गया चाइल्ड राइट्स के बारे में, या फिर चिल्ड्रन जो एम्प्लॉयड होते हैं चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या फिर गंगा का जो क्लीनिनेस है, या फिर बाकी नेचुरल जो थिंग्स हैं,
जैसे कि आपके पोल्यूशन हो गया एक्सेट्रा। सो बेसिकली दिस गाय बहुत ज़्यादा केसेस वो फाइल करते हैं। एंड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप अच्छे से आप ड्राफ्ट करके पीआईएल ही तभी आपकी पीआईएल एंटरटेन होगी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं होता। सिंपल ड्राफ्ट लेटर भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी हाई कोर्ट को अगर आप लिख लेते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ केस एंड सुप्रीम कोर्ट आपकी वो केस हैंडल कर लेते हैं, या फिर हाई कोर्ट्स भी आपकी वो केस एंटरटेन कर लेते हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ पीआईएल। नाउ इफ वी ट्राई अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। रोल ऑफ द वेरी फर्स्ट इज रोल ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस का क्या रोल होना चाहिए या फिर क्या रोल होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पुलिस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे वो मौजूद हो या फिर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करे। येस दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम पुलिस का ये भी रोल होता है कि जब भी उनके पास कोई एफआईआर लेकर आता है एट दैट टाइम दे शुडंट डिनाई रजिस्टरिंग दैट एफआईआर, या फिर तब वो ये ना सोचे कि क्या ये एफआईआर जो इंसान मेरे पास लेकर आया है, क्या ये मेरे जो पूरा मेरा इलाका है, पूरा मेरे एरिया है, उसमें क्या ये क्राइम हुआ है या फिर नहीं। ये ना देखते हुए वो जब इंसान एफआईआर लेकर आया है वहाँ देयर एंड देयर वो अगर एफआईआर रजिस्टर कर लेना, ये पुलिस का मेन वहाँ पे काम होता है। ऑफकोर्स देन गोइंग टू द क्राइम सीन एंड इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स इज अनदर, बट ऑल्सो जब आप एफआईआर नोट डाउन करते हो तो कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से आर्टिकल्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी नोट डाउन करना एक पुलिस ऑफिसर का काम होता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? फर्स्ट हम ये देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली वो एडवोकेट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट उनका की जाती है और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज आपका कोई केस है जो आपने गवर्नमेंट पे डाला है, सपोज आपको कोई मान लीजिए कि आपके साथ कोई अभी क्राइम हुआ है और आप आप पुलिस स्टेशन में जाते हो अपनी एफआईआर लेके, तो गवर्नमेंट उसको आपकी खुद की केस जैसे लेगा। मतलब कि सपोज अगर खून हुआ है या फिर कोई रेप एंड ऐसे सच कुछ केसेस हुए हैं, तो गवर्नमेंट जो केस होती है वो कैसी जाती है कि द स्टेट वर्सेस सो एंड सो पर्सन, जिस पर्सन ने क्राइम किया है, जो कि अक्यूज पर्सन है, हम क्राइम किया है नहीं बोल सकते जब तक वो प्रूव नहीं होता। सो जिस पर्सन को, जो पर्सन अक्यूज है उसको वर्सेस द स्टेट ऑफ सपोज द स्टेट ऑफ दिल्ली या फिर स्टेट ऑफ राजस्थान आप कहोगे, तो वो आता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली खुद के ऊपर वो लेता है एनी क्राइम विच हैपन्स इन द सोसाइटी, द गवर्नमेंट थिंग्स द गवर्नमेंट कंसिडर्ड इज एट अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो जो एडवोकेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो फिर गवर्नमेंट के साथ रह के वो केस फाइट करते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन द रोल ऑफ जज। जज का रोल क्या होता है यहाँ पे? तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में कहा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पे बेसिक गवर्नमेंट जजेस का रोल होता है, ना कि जस्टिस करना। ऑफकोर्स जस्टिस सिस्टम ये भी होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं ये नहीं कहूंगी कि जस्टिस होता ही नहीं। ऑफकोर्स वो एक पॉइंट होता है, बट मेन पॉइंट होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बिकॉज द इंडियन लॉ कंसिडर्स जब डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तब जस्टिस हो जाता है। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द फेयर ट्रायल? यानी कि जो फेयर ट्रायल को किसको कहा जाता है? सो फेयर ट्रायल बेसिकली वो होता है जहां पे दोनों साइड्स, जैसे कि आप अक्यूज्ड कहो, अक्यूज जो है या फिर और जो दूसरे होते हैं जिन्होंने केस डाली होती है उन पे प्लेंटिफ, बाय द वे प्लेंटिफ कहते हैं जो लोग केस फाइल करते हैं उनको। तो प्लेंटिफ की और अक्यूज जो होता है दोनों या फिर डिफेंडेंट जो होता है दोनों की साइड अच्छे तरह से प्रॉपरली कोर्ट सुन लेता है, उसको कहा जाता है फेयर ट्रायल। नाउ हु इज अक्यूज्ड? अक्यूज्ड इज द पर्सन जिसके ऊपर अभी चार्जेस लगे हो, उसको अक्यूज्ड कहा जाता है। उसको क्रिमिनल नहीं कहते हैं हम जब तक कि क्राइम प्रूव नहीं होता। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन आवर लॉ दैट अक्यूज्ड should never be called as criminal unless and until it is proven। जब तक वो क्राइम प्रूव नहीं होता तब तक वो उसको अक्यूज कहते हैं और वो इंसान को इनोसेंट माना जाता है। नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्रॉस एग्जामिनेशन? सो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम्पल देके कहूंगी कि दो अभी लॉयर्स हैं, एक है प्लेंटिफ और दूसरा है, मान लीजिए आप अक्यूज या फिर आप डिफेंडेंट को दूसरा है। तो जब भी प्लेंटिफ के जो एडवोकेट्स है वो कुछ सवालात पूछते हैं अक्यूज्ड को या फिर डिफेंडेंट को, और जब वो अपने सवालों के जवाब दे देते हैं उसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब प्लेंटिफ या फिर जिन्होंने केस फाइल की है वो सवाल पूछते हैं अक्यूज्ड या फिर डिफेंडेंट को, उसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज बीइंग इम्पार्शियल?
कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप बायस्ड होके डिसीजन नहीं लेते. तो दिस इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड एंड ऑफेंस मीन्स क्राइम. सो दोज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स आई बिलीव. चलते हैं अगली स्लाइड पे. नाउ व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? Adivasis, the term literally means original inhabitants, are communities who lived and often continued to live in close association with forest. Around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas, Jamshedpur etc., Bhilai and among others. So marginalization यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए आता है क्योंकि आदिवासी जो होते हैं उनको कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल इन द कंट्री एज ऑफ नाउ. क्यों? क्योंकि हाँ, बहुत माइनॉरिटीज भी होते हैं जिनको मार्जिनलाइजेशन के जो शिकार होते हैं. बट आदिवासी को मार्जिनलाइज्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सपोज अभी अब माइनिंग एरिया है या फिर आप डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जहाँ पे लोकल इनहेबिटेंट्स जो वहाँ पे होते हैं, जो कि झोपड़पट्टियों में रहते हैं, हट्स अपनी लगा के रहते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते अर्बन एरियाज में. बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब उनकी एरिया जब अफेक्ट हो जाती है, उनका डेली लाइवलीहुड जब अफेक्ट हो जाता है, उनको डिस्प्लेस किया जाता है. सपोज अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है. उनको फिर प्रॉपर घर भी बांध के गवर्नमेंट नहीं देती मोस्ट ऑफ द टाइम. बहुत सारे केसेस आज भी हैं, पेंडिंग है. तो तब वो मार्जिनलाइज होते हैं. उनकी रहन सहन बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल उनकी रहन सहन एकदम से बदल जाती है, एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है. उनको प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज का, उनको सिटीजन्स इंडिया के होने के बावजूद भी प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज जो है उनको नहीं दी जाती या फिर उनके पास नहीं पहुंचती. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी देके राशन दे रहा होता है या फिर सब्सिडाइज हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज, उन ऐसे लोगों के पास जब चीजें नहीं पहुंच पाती तो वो कहलाते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल. और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट स्लाइड में कहा था, मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals. Another recent survey report by organization working among Adivasis shows that 79%, आप देख रहे हो, 79% of persons displaced from states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand are tribals. यानी कि ये जो स्टेट्स है हमारे कंट्री के, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल लोग रहते हैं. उनके साथ इतना ज्यादा इनजस्टिस होता है. एंड वो कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ही करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही ऐसे करते हैं. एट द सेम टाइम देन हियर कम्स, आप PIL यहाँ पे भी आप लागू कर सकते हो. पीपल लाइक यू एंड मी कैन फाइल PILs फॉर देम, एंड उनका फिर वापस से सेटलमेंट करना हमारे लिए भी पॉसिबल है. और ये तभी पॉसिबल है जब इतनी सारी केसेस हम लॉ के लाइमलाइट में जब हम लाते हैं तभी पॉसिबल होता है. नाउ अंडर दिस मार्जिनलाइजेशन टॉपिक हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट लर्न करना है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ 1989. So this act was basically framed in 1989 in response to the demands made by Dalits and others that government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense. जैसे कि मैंने मेरे पिछले स्लाइड्स में कहा था, अनटचेबिलिटी जैसी चीजें आज भी हमारे इंडिया में होती है. सो बिकॉज ऑफ देम ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 लिखा गया था. And according to this act, the act distinguished several levels of crime. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically and horrific and morally reprehensible, and seeks to punish those who force a member of scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance, forcibly remove the clothes from the person of a member of scheduled caste or scheduled tribe, or parade him or her naked with painted face of bodies, or commits any similar act which is derogatory or to human dignity. यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को फेस करना पड़ता है. फॉर दैट सच लॉज हैव बीन मेंटेन. आप ये सोचोगे कि इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हमारे समाज में होती आ रही हैं, शायद आज भी हो रही हैं. सो टू प्रिवेंट दैट, कि जो फिर ऐसा लोग जो करते हैं उनको प्रॉपरली पनिश करने के लिए इतनी सारी डिटेल में चीज़ें लिखी गई हैं, जस्ट
जस्ट दैट लोगों को सामने आके जो लोग ये सारी चीजें फेस करते हैं, ये बस इम्पोर्टेंट है कि वो लोग सामने आके अपने जो ग्रीवियंसेस है वो कोर्ट के सामने रखे। ओनली देन सच इश्यूज कैन बी सॉल्व। तो आपने आपके पिछले कुछ 6th स्टैंडर्ड, आपने बचपन में भी आपने ऐसे केसेस सुने होंगे या फिर आपके स्कूलों में बताया गया होगा आपको कि किस तरह से दलित लोग जो है उनको बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज का सामना करना पड़ता था। जैसे कि उनको जब वो राह चलते हुए उनको इतना तक था कि उन्होंने पूजा पाठ अगर किसी मंदिर में हो रहा है, वैदिक रिसाइटेशन अगर हो रहा है, तो उन्होंने वो सुनना भी उनके लिए किसी क्राइम से कम नहीं करार दिया जाता था उनको। दे वर नॉट अलाउड टू स्प्लिट ऑन पब्लिक प्लेसेस, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि पानी भरना, वेल वगैरह, वहां पे उनको जाना अलाउड नहीं था। उनके लिए सारी की सारी चीजें अलग होती थी। और अगर बाय मिस्टेक अगर वो ऐसे प्लेसेस में गए तो उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड, इवन देयर शेडोज वर नॉट, मतलब अगर उनकी शेडो भी अगर किसी सो कॉल्ड हाई कास्ट इंसान के ऊपर अगर पड़े तो उनको बहुत ज्यादा फिर ह्यूमिलेट किया गया जाता था, उनको मारा पीटा तक जाता था ऐसे सिचुएशंस में। ऑल्सो दे वर नॉट अलाउड, उनको कहा जाता कि जब आप चल रहे हो तो आपके पीछे आप ब्रूम बांधो, मतलब कमर पे आप ब्रूम बांधो ताकि आप जिस राह में आप चले हो वो क्लीन हो जाए। तो इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन तब से आज तक फेस की जा रही है, ह्यूमिलिएशंस आदिवासी और दलितों के द्वारा। So it lists actions and disposes Dalits and Adivasis of their merged resources और which force them into performing slave labor। उनको slave labor भी उनको किया जाता था, मतलब बहुत जबरदस्ती से उनके पास से काम करवाए जाते थे और उनको प्रॉपरली उसके पैसे भी नहीं दिए जाते थे। Thus, the act sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste और शेड्यूल्ड ट्राइब और गेट्स लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड। अगर ऐसी चीजें अगर होती है जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर उनको कुछ जमीन दी है, कोई इंसान अगर जानबूझ के और उनको फंसा के अगर ये जमीन हड़प लेना चाहता है तो उसके अगेंस्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे कोर्ट्स के द्वारा, और ऐसे हमारे लॉज हैं। नाउ हियर आर सम ऑफ द लॉज, थोड़े आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस भी हुए हैं, केस लॉज भी हैं जो अच्छी तरह से डिपिक्ट करते हैं या फिर आप कह सकते हो इंटरप्रेट करते हैं हमारे आर्टिकल्स को। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये एक ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत ज्यादा हमारे केसेस में मतलब पेंडिंग है। बहुत ज्यादा आर्टिकल 21 के ऊपर केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। एंड वन ऑफ द राइट जो कि राइट टू वाटर, इट इज कंसिडर्ड एज राइट टू लाइफ, क्योंकि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सो गवर्नमेंट इज ought to provide proper water facilities to people. The important characteristics of public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. For example, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई नल लगाया गया है पानी पीने के पानी के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि पब्लिक फैसिलिटी ये जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बस इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को बेनिफिट नहीं करती, हम सिटीजन्स को, बल्कि एंटायर जो पब्लिक है वो इससे बेनिफिटेड रहती है। Public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of right to life. Thus, one of the major roles of government is to ensure adequate public facilities to everyone. जैसे कि आप देख सकते हो हेल्थ केयर हमें बहुत ही सब्सिडाइज वे में हमें मिलती है। ऑल्सो जो आप एजुकेशन आपने आज तक लिया है, सपोज 6 टू आप फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू 12 तक, हमने जितने भी फीस हम स्कूलों में पे करते हैं उससे तो आई कंसिडर कि एक बेंच तक उससे खरीदा नहीं जा सकता। सो गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजंस कि हमें वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें हैं वो सब्सिडाइज वे में मिले, क्योंकि ये चीजों को आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ में उनको करार दिया जा चुका है ऑलरेडी। बट इंस्पायर्ड ऑफ गवर्नमेंट ने हमें इतनी ज्यादा चीजें देने के बावजूद भी, राइट टू लाइफ के अंडर इतने सारे एक्सक्लूसिवली मेंशन के बावजूद भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे सोसाइटी में होता रहता है। और वो किस किस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं? चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से अफेक्ट होते रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो कोई भी अगर फैक्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, कारखाने होते हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ये केसेस ये वायरल हुई थी, जब भी फायर क्रैकर्स वगैरह वगैरह ऐसी जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता, ना ही उनके एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है। उनको बस ये होता है, जो ओनर्स होते हैं वो बस ये थिंक करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा कैसा मिले। For that they make sure that the child who has been employed in their factory और उनकी जो entire इंडस्ट्री है वहाँ पे जो चिल्ड्रन एम्प्लॉय होते हैं वो दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी, उनका एजुकेशन या फिर उनको सैलरी भी अच्छे से नहीं दी जाती। उनको काम तो 7-8 घंटे उनसे काम लिया जाता है, बट क्योंकि वो बच्चे हैं इस वजह से उनको प्रॉपरली जो सारी फैसिलिटीज होती है वो उनको नहीं दी जाती, या फिर आई वुड से उनको लीव्स भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। देन अनदर ये जो बहुत ज़्यादा फेमस केस हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन एट मैक्सिमम हुआ था। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इसलिए मैं अभी इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ मैं। रिसेंटली आप जानते हो कि विशाखापट्टनम में भी ऐसी ही एक केस हुई थी, गैस लीक की केस हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। नाउ व्हाट इज वर्कर्स वर्थ, ये उनको नहीं, मतलब उनको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता। जो वर्कर्स होते हैं उनको ये जताया जाता है कि अगर आप ये नौकरी छोड़ रहे हो तो आपके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कम सैलरी में भी काम कर सकते हैं। सो इसी वजह से यही चीज़ जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा और भी लोग हैं, और इस प्रकार से उनको एक प्रकार से उनके ऊपर मेंटल प्रेशर डाल के उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा के ले जाता है। उनको सैलरी अच्छे से ऑन टाइम टू टाइम नहीं मिली जाती, ओवर टाइम उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट की एक जॉब होता है, गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि अच्छे से लेबर लॉज बनाएं, बट बनाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं, मतलब ये मेंशन है कि लेबर लॉज होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम लेबर लॉज हैं भी, बट उनका फॉलो अगर कोई लोग करते हैं भी या नहीं, इसके लिए भी कमिटीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। अब वो कमिटीज अच्छे से काम करती है या नहीं ये तो इट इज क्वेश्चनेबल, बस मोस्ट ऑफ द टाइम ये कमिटीज अच्छे से काम करती है, दे डू देयर जॉब, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे कंट्री में हम देख सकते हैं कि उतना ज्यादा एट दैट लेवल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता वर्कर्स का। नाउ स्पीकिंग अबाउट सेफ्टी, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ये एंटायरली उनके ऊपर लायबिलिटी होती है कि उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनके फैक्ट्री में उनको अच्छे से सेफ्टी वो प्रोवाइड करें, और गवर्नमेंट का रोल होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली हो रही है या नहीं, इसके ऊपर ध्यान दें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस। हमने क्लास 8 तक अभी कवर करी है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम क्लास 9 से हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स नोट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified every time we are on YouTube. That's all for this class guys. Thank you so much. Take care.